नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मॉब लिंचिंग पर सहानुभूति या सियासत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मॉब लिंचिंग में दलित की मौत के बाद सियासत जारी है। प्रदेश सरकार ने दलित परिवार की सहायता की है और मारे गए युवक की बहन को सरकारी नौकरी देकर घाव पर मरहम रखने का काम किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल मॉब लिंचिंग को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और इसी सिलसिले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने बताया कि पीड़ित परिवार को एक तरह से घर में नजरबंद करके रखा गया है। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को उनसे न मिलने देने के लिए धमकाया गया है। आपको बता दें, राहुल गांधी के आने से पहले पीड़ित परिवार की तरफ से एक वीडियो भी जारी हुआ था जिसमें राहुल गांधी से कहा गया था कि वो राजनीति करने के लिए न आए। राहुल गांधी ने इस वीडियो पर कहा कि पीड़ित परिवार को धमकी देकर यह वीडियो बनवाया गया। राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राहुल गांधी घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पीड़ित परिवार से मिले हैं। मौर्य ने आरोप लगाया कि राहुल को पीड़ित परिवार से कोई सहानुभूति नहीं है। जिस परिवार को सहानुभूति की आवश्यकता थी उसे राहुल ने अपने राजनीति का मंच बना दिया है। उत्तर प्रदेश में दलितों का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहता है। दलित उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आते हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर सियासत भी ज्यादा होती है। तो क्या राहुल गांधी भी सियासत करने गए थे या फिर उन्हें पीड़ित परिवार से कोई सहानुभूति है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। पहले इस पर प्रतिक्रियाएं हैं, वो आप सुन लीजिए। कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया। जी जी, मैं वहाँ गया जी, यस लगाया और आज मैं यहाँ आया हूँ जी। क्राइम परिवार ने नहीं किया जी, लगे हैं मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया जी। और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, पीछे चलो। मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। राहुल गांधी जी का ये राजनीतिक पर्यटन है, पॉलिटिकल टूरिज्म है। ये गंभीर घटना हुई, उसको बहुत गंभीरता से योगी जी ने लिया। स्वर्गीय हरिओम जी की हत्या हुई, सामूहिक हत्या हुई और उसमें 21 लोग नामजद हुए और लगभग सारे लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। एक इनकाउंटर भी इसमें हुआ। पूरे परिवार को तत्काल न्याय दिया गया और आगे भी कानूनी सजा दी जाए उसके प्रबंध किए गए। लेकिन यही तो हम नहीं रुके हैं। ये परिवार दो हिस्सों में है, माता पिता अलग रहते हैं, पिताजी अलग रहते हैं और पत्नी अलग रहती हैं। दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता योगी जी ने दी है और साथ साथ दोनों परिवारों के मासिक आय का प्रबंध भी किया है। देखिए, हरिओम वाल्मीकि की हत्या ने पूरे प्रदेश और देश को झकझोर दिया है। जिस तरीके से हरिओम वाल्मीकि के परिवार के साथ नाइंसाफी हुई है वो अपने आप में बहुत ही दुखदायी है और निंदनीय है। इस मौके पर देश के अपोजिशन के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय राहुल जी ने वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ये अपने आप में बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी देश के सभी पीड़ित, वंचित, शोषितों के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी, इंसाफ दिलाएगी। समाजवादी पार्टी और आदरणीय राहुल जी के साथ हरिओम वाल्मीकि का मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेगी। देखिए, जहां तक विषय है राहुल गांधी जी के दौरे का और राहुल गांधी जी की राजनीति का और राहुल गांधी जी के दलितों के विषय पर राजनीति करने का, मैं समझता हूं बहुत ही दुखद, निंदनीय, शर्मनाक है। और जिस तरीके से विषय पर्टिकुलरली राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी की इस देश में सरकार रही है और कांग्रेस पार्टी की इस देश में जब सरकार रही, उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, पीड़ितों के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए मैं समझता हूं आखिर क्या किया उन्हें स्पष्ट रूप से कम बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अनर्गल दोषारोपण करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और जहां तक विषय है पर्टिकुलरली गांधी परिवार का, ये जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी लोग हैं, जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, कास्टिज्म के आधार पे, क्षेत्रवाद के आधार पे चलने वाले लोग हैं। और पर्टिकुलरली जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश को एक तरीके पिछड़ा रखने का कार्य
समाजवादी पार्टी के द्वारा 2017 से पहले डंके की चोट पे किया गया। मैं समझता हूं वो भी सबने देखा है, तो उस विषय पर राहुल गांधी जी बोले तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। ये बात इसलिए भी कही जा रही है, कुछ घटनाएं हैं उनका जिक्र कर देती हूं। 2020-2024 के बीच राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के दौरान जालौर घटना, दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की मौत। कांग्रेस का स्टैंड क्या था आप जानते हैं। महाराष्ट्र 2006, यहां पर कांग्रेस की संवेदना क्या थी आप जानते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस राज्य में दलित उत्पीड़न 2019-2020 कमलनाथ की सरकार थी, क्या स्टैंड आप जानते हैं। दलित नेतृत्व की कमी, ये भी कई बार सवाल उठे, हालांकि अब थोड़ा सा उस पर डैमेज कंट्रोल की स्थिति है। कांग्रेस शासन वाले राज्य, SC/ST एक्ट, जहां पर इसे कितना अच्छे से लागू किया गया, दलितों की सुरक्षा की गारंटी देने वाली कांग्रेस अपने राज्य में उन्हें क्या न्याय दिला पाती है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं आज चर्चा में रखने वाली हूं। तो क्या ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि सत्ता में बीजेपी हो तो राहुल गांधी हाथरस तक पैदल चलते हैं, लेकिन जब राजस्थान या मध्य प्रदेश में दलित जलता है तो उनकी आवाज खो जाती है। मिलियन मेहमान जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उन्हीं से सवाल पूछूंगी। शिव सिंह भारती जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर नितेंद्र यादव सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी वेलकम। तमजीद अहमद जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। तमजीद जी, पहला सवाल आप ही से कि ये बोला जा रहा है कि ये सब चीजें सहानुभूति है या राजनीति है, ये राजनीतिक स्टंट है या फ्रेमिंग करने की कोशिश है, क्या जवाब है आपके पास इसका? नहीं, आप इसको कुछ भी नाम दीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारा तो सीधा मकसद है, उत्तर प्रदेश दलितों के अपराध खिलाफ अपराध में नंबर 1 हो चुका है, इसमें भी कोई छुपी बात नहीं है। तो राहुल गांधी तो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जाएगी, कोई उनको रोक नहीं सकती है। हम तो ले लेना। नितेंद्र जी आपका ऑडियो ऑन एयर है। हम लोगों के साथ उनके दर्द में खड़े होंगे, लोगों के साथ जिस तरीके का न्याय हो रहा है। आप बताइए क्या हुआ इस केस में। उत्तर प्रदेश की पुलिस छोटे से छोटे अपराध में आजकल अपराधियों को बिना गोली मारे गिरफ्तार नहीं कर पाती है। किस अपराधी के ऊपर क्या इन्होंने किया, किसी के साथ मुठभेड़ तक हुई। और बाइक इतनी हिम्मत पड़ रही लोगों को कि एक दलित की हत्या कैमरे पे आके की जा रही है और पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार और पूरा उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन स्तन है, खामोश है। तो ये आप जो दोहरी राजनीति चल रही है, यही तो मनुस्मृति कहती है, मनुवाद यही है जो भारतीय जनता पार्टी इस देश पे लागू करना चाह रही है, लेकिन लागू नहीं करने दिया जाएगा, ये भी तय है। ठीक है, अभी आपके हाथ में सत्ता है, शासन है, सरकार है, इस वजह से आप दलितों पे जुल्म कर लो, दलितों को परेशान कर लो, पिछड़ों को परेशान कर लो, मुसलमानों को परेशान कर लो, लेकिन हर चीज की इंतहा होती है। आप कब तक इस देश के 90% लोगों का शोषण करते रहोगे, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो कुल मिला के पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था पे फेल है, अपने गुंडों पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। जो इनके पोषित किए हुए गुंडे हैं वो कुछ भी करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और दलितों के खिलाफ जिस तरीके से अपराध बढ़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, वो किसी से छुपा नहीं है। तो पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश ने अभी इनको सबक सिखलाया है। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। दलितों के खिलाफ जिस तरीके का अपराध है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा भी करती है। और जहां भी दलितों के खिलाफ अपराध होगा, पिछड़ों के खिलाफ अपराध होगा, किसी के खिलाफ भी अपराध होगा, कांग्रेस पार्टी उस अपराध के लिए न्याय की मांग करते हुए नजर आएगी। कोई नई बात नहीं है, हम करते रहेंगे। ठीक है, आपने कहा कि आप हमेशा ये बात करते आए हैं, करते रहेंगे। 2020-2024 मैंने शुरुआती दौर में भी जिक्र किया, जालौर घटना, आपको याद है उस टाइम कांग्रेस का स्टेटमेंट क्या? क्या जी याद है मुझे। महाराष्ट्र खैरलांजी नरसंहार, आपको याद है उस समय कांग्रेस का स्टेटमेंट क्या था? मध्य प्रदेश कांग्रेस का जब शासन था, कमलनाथ जी की सरकार थी, यहाँ पर भी घटना हुई थी, क्या सार्वजनिक बयान आया था? यहाँ जब आपकी सरकारें जहाँ होती हैं वहां आपको दलित प्रेम नहीं होता है, ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। नहीं, जहां आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां पर आप लोगों को दलित प्रेम दिखाई देता है। जितने भी आपने केस बताए, हर जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी और अपराधियों को जेल भेजा था। ये नहीं कि ऑन कैमरा बना के वीडियो डाल रहे हैं और सत्ता मौन है, ये तो कभी नहीं हुआ किसी शासनकाल में। मैं तो छोड़ दीजिए हमारी बात, मैं तो कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की टाइम कभी नहीं हुआ, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के अंदर तब भी कभी नहीं हुआ, बहुत सारे भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, उनके टाइम भी कभी नहीं हुआ। ये तो पहली सत्ता शासन हुई है भाई, कि कैमरे के सामने आके अपराधी अपराध कुछ और था सर। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको जवाब मैंने कहा जहाँ आपके गवर्नमेंट होती है
वहाँ आपका ये दलित प्रेम नहीं दिखाई देता। मैंने घटनाओं का भी कैसे जिक्र नहीं कर दिखाई दिया। पड़ता? कौन सी केस वहाँ में नहीं दिखाई पर पड़ता? ना कौन सी सार्वजनिक केस तौर में पर नहीं राहुल जी या प्रियंका या सोनिया जी की कोई टिप्पणी नहीं नहीं, आती है। आप ट्विटर नहीं, पर नहीं, एक छोटा नहीं, सा नहीं, पोस्ट कर नहीं। देते हैं, आप ये आपका प्रेम देखिए, होता है। आप समझिए पारुल जी, बात हमारी सरकार की या किसी की सरकार की नहीं है। बहुत सारे अत्याचार अन्याय कांग्रेस ये उत्तर प्रदेश की सरकार करती रहती है। हर मामले में राहुल गांधी नहीं जा पाते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी वहां लड़ती पर है। नहीं जा पाते जहां पर आपकी सरकार होती है। नहीं 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 नहीं, ये बातें नहीं है। जहां पे हमारी सरकार है, राहुल गांधी सुनिश्चित करते हैं कि उस परिवार को न्याय मिले। पहली बात तो ऐसी घटनाएं ना हो, और अगर ऐसी घटनाएं हो तो राहुल गांधी सुनिश्चित करते हैं कि उनको न्याय मिले। आप हंसते रहिए। मीडिया का जो वर्ग है, आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप भाजपा के तरफ से प्रवक्ता बन के बैठी हुई हैं, हंस रही हैं हम लोगों के ऊपर। शर्म आनी चाहिए आप आपको। नहीं बोल पाएंगी। मैंने आपको शर्म आनी चाहिए आपको। आपको आईना दिखा रही हूँ तो डर लग रहा है। आपको आईना दिखा रही हूँ तो डर लग रहा है। ये नहीं बता पा रहे हैं आप, आपकी राज्य सरकारें जहाँ होती है वहां पर दलित प्रेम आपका क्यों नहीं आता है बाहर? वहां पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की सार्वजनिक टिप्पणियां क्यों नहीं आती हैं? तब क्यों नहीं लगते आपके दौरे? ये आपको बोलने में डर लग रहा है क्या? ये मेरे सवाल से डर रहे हैं आप? आपका प्रेम क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों ये राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं? ये प्रेम क्या यूपी में ही दिखता है आपको? वो भी तब जब बीजेपी की सरकार है। क्यों डर रहे हैं सवाल से? आप क्यों डर रहे हैं सवाल से? आपको डर लग रहा है मेरे सवालों से? खौफ आ रहा है क्या? शर्म आ रही है बताने में कि आपका जो ये राजनीतिक स्टंट है ये बेनकाब हो रहा है? आपकी नौकरी चलती होगी करने से। आपकी नौकरी छोड़िए, आप अपना काम कीजिए। अगर बोल देंगे तो आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपका डर मैं समझ रही हूँ, आपका डर मैं समझ रही हूँ। मेरी नौकरी की परवाह मत कीजिए। मैं आज भी सवाल ऐसे ही पूछती हूँ, कल भी पूछूंगी और आगे भी पूछती रहूंगी। और अब तक अगर आप मेरे साथ डिबेट में जुड़े हो तो आपको समझ आ जाएगा। आपके हाथ तो सवाल पूछ ले, आपकी नौकरी चली जाएगी। अरे अब मेरी नौकरी जा रही होती तो आज बैठी हुई हूँ। कल आके पूछ लीजिएगा, परसों पूछ लीजिएगा, 1 महीने बाद पूछ लीजिएगा, यही मिलूंगी आपको। शर्म आनी चाहिए आपको। आईना दिखा दिया तो आप तिलमिला रहे हैं। आप आईना दिखा दिया तो डर लग रहा है आपको। अब ये जवाब नहीं दे पा रहे कि राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तब हम क्या कर रहे थे, तब राहुल गांधी क्या कर रहे थे। अब ये डर लग रहा है आपको। आप भाजपा के पक्ष में हंस रही हैं। आपको शर्म आ रही है, आपको डर लग रहा है कि आपकी प्रवक्ता वाला पद आपसे छिन जाएगा, कांग्रेस से आपको निकाला ना कर दिया जाए। आपको डर लग रहा है ये स्वीकार करने में कि राहुल गांधी जी राजस्थान में सरकार होती है, मध्य प्रदेश में सरकार होती है, तब दलितों के बारे में नहीं बोलते हैं। क्या मोदी योगी आपको दे रहे हैं भाई कि आप लोग बैठ के हंस रहे हैं स्टूडियो में एक दलित के खिलाफ? आखिर क्यों? ठीक है रुक जाइए। आप मुझे कुछ भी कह लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तमजीद अहमद, आप अपनी कुर्सी की चिंता कीजिए। सच बोलेंगे तो खिसक जाएगी, प्रवक्ता का पद छिन जाएगा। कल तक पता नहीं कार्यकर्ता भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अपना सोचिए, मेरा छोड़िए। मैं आपको यही मिलूंगी, आज भी, कल भी, परसों भी, जब भी देखेंगे यही मिलूंगी। भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। शिव सिंह भारती जी, एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। अगर कोई मिलना चाहे, कोई नेता किसी से मिलना चाह रहा है तो इतनी दिक्कत, और ये तमाम विपक्षी नेताओं का, तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि अगर वो किसी पीड़ित से मिलने जाते हैं तो आप उनको या तो नजरबंद कर देते हैं, घर में उनका निकलना बंद करवा देते हैं। आखिर क्यों? ये डर है आपको कि विपक्षी नेता अगर किसी पीड़ित से मिलेंगे तो आपका वोट बैंक कम हो जाएगा? पारुल राहुल गांधी मिले ना, राहुल गांधी उसी परिवार से मिले, उनकी जगह कोई और परिवार तो मिला नहीं। तो राहुल गांधी क्यों आरोप लगा रहे हैं? वो बाहर निकल के आते हैं, वो विषय पे ना बोल के सियासत पे बोल रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बैठे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन बाद में उनको सिर्फ एक ही बात याद आ रही है कि 27 में नहीं रहेंगे, 29 में नहीं रहेंगे। इनको सिर्फ चुनाव दिखता है। और इस तरह की घटनाओं पे अभी कितनी जल्दी उद्वेलित हो गए, जरा सी बात पे उद्वेलित हो जा रहे हैं। लेकिन इनको ऐसी घटनाओं पर भी अपनी राजनीतिक जमीन बनानी है। इनको मुद्दे से कोई लेना देना नहीं, उनको उस परिवार से भी कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा इस देश में रही है, केंद्र में और राज्यों में भी। और ये बताएं कि इनके पार्टी ने, इनकी सरकार ने, इनके नेताओं ने सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए क्या किया। आज देश के प्रधानमंत्री ने मंचों से कई बार मॉब लिंचिंग पर जाने कितनी बार बोला है और बड़े मुखरता से बोला है। दूसरी बात, सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर संदेश देने का भी काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पता है ना, मैं तो कहता हूं कि कानून अपना काम कर रहा है। कानून ने क्या किया उस पर नहीं जाते, वो सारे लोग दिन भर से देख रहे हैं। आपके टीवी चैनल ने भी कई बार दिखाया कि उनके साथ क्या हुआ। ये बताया गया कि वहां हरिओम ने नाम लिया राहुल गांधी का, तो बाकी लोग जो उसे पीट रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा के लोग हैं। कौन थे ये बाबा के लोग? इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि आप लोगों के नाम पर ये लोग मॉब लिंचिंग करते हैं? पारुल जी, मैंने नेतृत्व की बात की, मैंने पार्टी की सरकार की मैं पक्ष रख रहा हूं कि क्या नीति है। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है, आप निश्चित तौर पर मानिए, अगर वो कह रहे हैं कि बाबा की सरकार है, निश्चित तौर पर बाबा की सरकार है। और तो वो अगर वो बाबा,
वो बाबा के लोग नहीं हो सकते। बाबा के लोग वो हैं जो अभी जब कार्रवाई होगी तब पता लगेगा बाबा लोग कौन है, बाबा के लोग कौन नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से और विपक्ष से मैं सिर्फ इतनी इसी बात कहना चाहता हूं पारुल जी कि अगर ये दलितों के साथ घटना हुई है, मैं कह रहा हूं किसी के साथ भी घटना हुई है और जान किसी की चली जाना, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद उसकी परिणति क्या होनी चाहिए? क्या यह परिणति है? आप जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, परिवार ने मना किया, परिवार ने कहा मैं नहीं मिलना चाहता। वो उसके बाद परिवार कह रहा है कि उन्हें डराया गया और उसके बाद वो वीडियो बनवाया गया। उसमें कितनी हकीकत है? पारुल जी, परिवार ने कहा कि परिवार ने कब कह दिया कि मैं मुझे डराया गया है? परिवार तो मिल ही रहा। परिवार ने कहा कि हमारे घर पर भीड़ हो जाती है, अनावश्यक तौर पर लोग वीडियो जारी करते हैं कि हम राजनीति ना करें राहुल गांधी, फिर वो परिवार मिलता है उनसे, राजनीति करने का काम करते हैं, राजनीति करने का काम करते हैं। इसलिए कोई भी परिवार वो परेशान होता है, उन्होंने उस लिहाज से कह दिया। लेकिन उसके बाद भी इसी उत्तर प्रदेश में उनको वो किसी और राज्य में जाके नहीं मिले, वो उत्तर प्रदेश वही परिवार पहले वीडियो जारी करता और वही परिवार मिलने जाता है। कौन रोक रहा था उन्हें? सीधे तौर पर नहीं समझ आ रहा क्या? पारुल जी, कोई कौन रोक रहा था उन्हें? वो परिवार मुख्यमंत्री से भी मिला है, वो परिवार राहुल गांधी से भी मिला है और जो बात उनको करनी थी वो उन्होंने बात की है। लेकिन राहुल गांधी जिस पर जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और 2027 सुनते सोचे अभी इनके प्रवक्ता जो कह रहे थे वो जो जमीन बनाने का काम कर रहे हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। वह घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण ही है, लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर हो रही राजनीति भी दुर्भाग्यपूर्ण है। नितेंद्र जी, मोर्चा संभालिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ये हो रही है दलितों के नाम पर, ये सब चीजें आपकी संवेदनाएं हैं, लेकिन उसे राजनीतिक स्टंट के तौर पर बदलना आपको भी गलत लगता है क्या? जी पारुल जी, धन्यवाद। जी सर। देखिए, मैंने सबको सुना बहुत ही इत्मीनान से। जी, मेरे दो सवाल हैं। ये सच है कि देश में और प्रदेश में सरकारें आती हैं और जाती हैं, अपराध भी होते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, वो हृदय विदारक घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं वो जो एक आम आदमी है उसको किस तरीके से पीट करके उसकी हत्या सामूहिक रूप से कर दी जाती है। वो किसी का नाम लेकर के बुलाता है तो वहां बाकायदा धमकी दी जाती है कि यहाँ अमुक समाज के लोग हैं, बाबा जी के लोग हैं, और इसके बाद लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और अगर विपक्ष, क्या वहां विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम घर के अंदर कमरे में कैद रहना तो नहीं है। विपक्ष का काम यही है कि कहीं अगर कोई घटना हो रही है तो उसके सुख दुख में शामिल हो। राहुल गांधी जाते या और कोई विपक्ष का नेता जाता है तो वहां कुछ विशेष थोड़ी ना कर देता, उसके साथ क्या घटना घटी उसकी जानकारी लेता है, उसको आश्वासन देता है, उसको संबल प्रदान करता है कि भाई आपके साथ घटना घटी है, आपको परमात्मा ताकत दे, हम सब भी आपके दुख सुख में शामिल हैं, और सरकार से उसको न्याय दिलाने की मांग करता है। लेकिन ये सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? कहीं भी, चाहे गोरखपुर में घटना हो, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता है, उसको रोक दिया जाता है। बरेली में घटना हो, शाहजहां में घटना हो, संभल कहीं भी घटना होती, विपक्ष के नेता जहां भी जाना चाहते तो सत्ता पक्ष उनके घर को घेर लेती है और उनको बाकायदा एक नजरबंद कर देते हैं, कहीं घर के बाहर ताला डाल दिया था, उनको ना तो करना है। तो ये देश में लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है? सरकार क्या छुपाना चाहती है, क्यों डरती है? अरे भाई, कोई घटना हुई, वो एक दलित परिवार था और दलित के सबसे पिछले तबके का वो व्यक्ति था, और उसके साथ जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई कि वो जो शक हो गया। ये आजकल किसी के घर में फ्रिज में क्या रखता है शक हो गया, किसी के किचन में आज क्या खाना बना इस बात का शक हो गया, कोई आदमी सड़क में जा रहा है उसको शक हो गया। गोरखपुर में मनीष गुप्ता रात को होटल में सो रहे थे, पुलिस को शक हो गया और जाकर के उसको पीट के मार डाला। विवेक तिवारी सड़क से जा रहे थे अपने किसी मित्र के साथ, पुलिस को शक हो गया, पुलिस ने गोली मार दी। इस देश में कुछ बचा है? उत्तर प्रदेश में कुछ बचा कि जिसको शक हो जाए मार देंगे? अब पुलिस का नहीं थी, अब आम पब्लिक को, जो योगी जी के भक्त हैं, उनको लगता कि नहीं ये चोर है, शक हो गया, पीट करके मार डाला। वो किसी का नाम ले लेता है, बचाओ, क्षेत्र का प्रतिनिधि है तो छाती ठोक के कहा जाता कि यहाँ बाबा जी के लोग हैं, तो बाबा जी के लोग क्या हत्यारे हो गए कि किसी को? अरे भाई, आपको शक था तो आप उसको पकड़ लेते, पुलिस के हवाले कर देते, उसके खिलाफ FIR करते, विवेचना कराते, जांच होती कि ये एक आम व्यक्ति है कि ये चोर है कि डकैत है कि आतंकवादी है।
पुलिस कार्रवाई करती। ये अधिकार किसने दिया इन गुंडों को कि वो किसी व्यक्ति की जान ले ले? और इसके बाद अगर देश का कोई विपक्ष का नेता उनके परिवार से मिलना चाहता, पहले तो एयरपोर्ट पे सुबह रोक दिया गया, फिर रास्ते में रोक दिया गया, लंबा हंगामा चला, इसके बाद में परमिशन दी जाती, परिवार के लोगों को कैद करके रखा जा रहा है, वो किसी से मिलेंगे नहीं, अपनी बात को नहीं कहेंगे। ये हो क्या रहा है देश में पारुल जी? कम से कम आप जैसे लोगों से तो ये उम्मीद है कि इस पर सवाल तो उठने चाहिए। भाई कोई आतंकवादी थोड़ी ना है कि वहां किसी जा करके कोई व्यवस्था को बिगाड़ देने का काम करेगा। लोकतंत्र है और हम लोगों का क्या काम है? हम लोग अगर विपक्ष में है तो विपक्ष में कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है तो या तो जाएंगे वहां सहयोग करेंगे या उनके जी सरकार में होते हैं तो सरकार में होता तो भी तो सरकार में होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चूड़ियां लेकर पारुल जी आप बहुत देर से सवाल कर रही थी, अभी तक मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूँ। बठेती गांव जौनपुर वो भी आप ही के शासनकाल की घटना। दुनिया के किसी भी गांव में, दुनिया के किसी भी घर में घटना होती है वो निंदनीय है। विपक्ष को कोई रोकता था उस समय? ये स्मृति ईरानी चूड़ी लेके जाती थी, वो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। जब राज्य में सरकारें आपकी आ जाती हैं तब ये घटना होती है, तब इतने मुखर क्यों नहीं होते हैं? बिल्कुल होता है, कौन नहीं होता है? बठेती में जो जौनपुर में जो घटना हुई थी वो याद नहीं है आपको? मणिपुर प्रधानमंत्री गए थे, आप सबको पूछा आपने सवाल? मणिपुर गए थे प्रधानमंत्री जी, कितनी विवाद से घटना हुई थी? दलितों के हिमायती बन रहे हैं अभी आप इस डिबेट में, स्पॉटलाइट में, या फिर मणिपुर की बात करूं? मैं अरे क्यों वो मणिपुर के क्या आदिवासी लोग? मैं दलितों की बात हो रही है अभी, तो मैं अभी दलितों की बात करूं आपसे, मणिपुर की बात करूं? पारुल जी पर्सनल मत लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात। मैं तो सवाल ही पूछ रही हूँ ना आपसे, आप क्या प्रेफर करेंगे वो मैं सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि आप लोग फिर हम एंकर्स पर सवाल उठाने लगते हैं। जवाब, अरे आप सवाल पूछ के जवाब भी लिया करिए। मैंने कहा आपके शासनकाल में गेस्ट हाउस कांड किसी से छिपा नहीं है, आपके शासनकाल में बठेती गांव का जौनपुर का कांड किसी से छुपा नहीं है, किसी से नहीं छुपा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को दलित नेताओं का के प्रति क्या आपका आपकी लिस्ट आपको रवैया रहा वो सबको पता है। मैं इससे पूछ रही हूँ आपके शासनकाल में आप लोग ये रवैया क्यों नहीं अख्तियार करते? आपको व्हाट्सएप पर लिस्ट भेजी गई है, आप उसको आराम से पढ़िएगा कि कितनी घटना हुई। मैं इतना पूछ रहा हूँ क्यों मुझे याद नहीं रखना चाहिए कि आपके शासनकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मेरे ऊपर मुझे याद नहीं रखना चाहिए कि बीजेपी क्यों नहीं जाने दे रही है, क्यों नहीं सभा, क्यों विपक्ष के नेताओं को रोक रही है? ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए क्या कि जवाब नहीं देने देंगे? मैं वही तो पूछ रही हूँ, तो आपसे पूछ रही हूँ ना, आपके शासनकाल में अगर इस तरह की घटनाएं होती तो ये रवैया तब क्यों नहीं होता है? मुंह में दही जमा है क्या? आप ही बोलती रहोगी, अभी बोलती रहेगी, मुंह में दही जमा। दीपेंद्र जी जवाब ही तो पूछ रही हूँ ना आपसे। अरे आप जवाब आपके शासनकाल में रवैया क्यों नहीं होता है जब दलितों के साथ घटनाएं होती हैं? सिंपल क्वेश्चन कहिए। सिंपल क्वेश्चन ये है कि किसी ने भारतीय विपक्ष को उस समय जब जहां सत्ता होती है कोई ताला में बंद कर देता है क्या? किसी ने स्मृति ईरानी को रोका था क्या कि आप सिलेंडर लेके बाहर मत निकलो? या योगी आदित्यनाथ को रोका था? तब जब दल सत्ता पक्ष में चले जाते हैं तब इन घटनाओं से उनका रवैया अलग हो जाता है। अरे भाई ठीक है, चालिसा पढ़ने लगी भाई, मुझे बुलाती हूँ मुझे। आप ही की बात को आगे लेकर जा रही हूँ। क्यों बीपी हाई कर रहे हैं प्रभु? पढ़िए ना, क्यों बीपी हाई कर रहे हैं? धैर्य थोड़ा धैर्य रखिए। क्यों बीपी हाई कर रहे हैं? पानी पी लीजिए। अरे पानी जवाब दीजिए सर। आपके शासनकाल में शिव सिंह भारती जी विपक्ष के नेताओं को ताले में बंद कर दिया जाता है, ये लोकतंत्र है? ये शासनकाल है आपका, और ये क्यों करते हैं आप? क्या डरते हैं आप विपक्ष के नेताओं से? दीजिए जवाब। पारुल जी उसमें डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। आप देखिए अगर ये काफिला लेकर और अपने पूरे राजनीतिक दलबल के साथ किसी पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, वहां क्या परिस्थिति बनती क्या नहीं बनती, तो लॉ एंड ऑर्डर भी कायम रखना पड़ता है। और लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही वहां पर इस तरह की जो भी चीजें कही थी जमा होगा। अब तो आप बोलोगे नहीं, ये नॉन स्टॉप बोलेंगे, हम ही लोग बोलते हैं तभी आपके। अरे नितिन जी सुन लीजिए। पार्टी के प्रवक्ता आपके मुंह में दही जमा है क्या? आप इस डिबेट को मैं कटिंग करके आपकी लिंक आपकी वीडियो आपको दे दूंगी कि आपको कहां से मैंने रोकना शुरू किया। विपक्ष को किसने रोका है? लेकिन राजनीति ये ब्लेम मत लगाया कीजिए एंकर्स के ऊपर कि आपको बोलने नहीं दिया जाता। आप शुरुआती दौर से अपनी क्लिपिंग खुद सुनिएगा कि आपको कितनी देर बोलना दिया गया, उसके बाद मैंने कहा आपको टोका। ये आरोप मत लगाया कीजिए, आप लोग सीनियर है, अच्छा नहीं लगता आप पे। सवालों के जवाब आप लोगों के पास तो होते हैं, लेकिन आप घुमाते क्यों हैं चीजों को? रुकिए, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, मैं 30 सेकंड्स में आप तीनों का एक एक वर्जन लेना चाह रही हूँ, जरा धैर्य रख लीजिए।
जरा धैर्य रख लीजिए, दोबारा आऊंगी आपके पास। ब्लेम ऐसे मत कीजिए, आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, और यहाँ आप अगर मुझे ब्लेम करके आपकी पार्टी का वोट अगर बैंक बढ़ रहा हो तो बढ़ा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहिए शिव सिंह भारती जी, 30 सेकेंड में अपनी बात रखिए। शिव सिंह भारती जी डिस्कनेक्ट हो गए हो, ठीक है। तमजीद साहब 30 सेकेंड में अपनी बात रखिए। बात क्या रखे, हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं मैडम ऐसी डिबेट में बैठ के, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जहां पे एक तरफा हम लोगों के ऊपर हमला शुरू होता है तो हम लोग मतलब हम लोग कुछ भी बोलते रहे, उसका कोई मतलब नहीं रहता। अब आप लोग ही अपनी लाइन ले लिया कीजिए, भाजपा के प्रवक्ता को बैठा लिया कीजिए, अगली से किसी डिबेट में मैं आपके यहाँ नहीं बैठूंगा। यही मेरा 30 सेकंड में आपके लिए संदेश है। नितेंद्र जी। ये देखिए, वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, और जब भी भारतीय जनता पार्टी या इस सरकार के खिलाफ विपक्ष उंगली उठाता है तो पता नहीं क्यों भारतीय सरकार को इतना दर्द हो जाता है। विपक्ष के नेताओं को ना तो घर से निकलने दिया जाएगा, ना उनको जनता के दुख दर्द में शरीक होने दिया जाएगा। हम लोग कोई इसी देश के निवासी, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष भी जनप्रतिनिधि होता है। एक को सत्ता में बैठने का अधिकार दिया गया है तो जनता दूसरे को अपनी आवाज। ठीक है, शिव सिंह भारती जी को आवाज मिल रही है क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमजीद साहब ने कहा कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। मुझे लगता है उनको अपनी क्लिपिंग खुद देख लेना चाहिए कि उनको कब तक बोलने दिया गया और हमने कब काउंटर क्वेश्चन किया। सवाल ये है कि क्या मुझे ये याद रखने का हक नहीं है एक पत्रकार होने के नाते कि मैं आपके शासनकाल में जाकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको बताऊं? ये आपका जो प्रेम है तभी क्यों जागता है जब आप विपक्ष में होते हैं, और उन्हीं जगहों पर क्यों जागता है जहां बीजेपी या एनडीए की सरकार होती है? ये सवाल पूछना क्या गलत है? और अगर ये बुरा लगता है आपको तो यहां आपको अपने गिरेबा में झांक कर देखने की जरूरत है कि आपको भी क्या वही सवालों से मतलब है जो आपके पक्ष में पूछे जाएं? क्या एक निष्पक्ष पत्रकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर मुझे कांग्रेस से बात करनी है तो मैं कांग्रेस से वो सवाल पूछूंगी जो उनके लिए हैं, मैं बीजेपी से वो सवाल पूछूंगी जो उनके लिए हैं, मैं कांग्रेस से कांग्रेस का सवाल नहीं पूछ सकती, मैं बीजेपी से बीजेपी का सवाल नहीं पूछ सकती, वरना इस डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाता, पत्रकारिता का कोई मतलब नहीं रह जाता। सवाल यह है तमजीद साहब, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल आप नो कह दीजिए, लेकिन सवाल पूछना मेरा काम है और मैं वही कर रही थी। अगर उससे तमजीद साहब को दिक्कत है तो बिल्कुल नो कह सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आईना दिखाने का काम किया और सिर्फ यही पूछा कि दलितों से प्रेम आपका सिर्फ वही क्यों जहां आपकी सरकारें नहीं होती। जहां आपकी सरकारें होती हैं वहां दलितों के साथ अगर कोई घटना होती है तब आप लोग सिर्फ एक्स पर पोस्ट करके पतली गली से क्यों निकल जाते हैं? ये आईना दिखाना अगर गलत है तो आपको गलत लगे, ये आईना दिखाना अगर गलत है तो वो दर्शकों को तय करने दीजिए, वो हमारे दर्शकों के विवेक पर छोड़िए कि कहां सही और कहां गलत। और अगर मैंने बीजेपी से सवाल पूछा तो कोई उनके पक्ष वाले सवाल नहीं पूछे, ये नहीं पूछा कि आप लोगों ने दलितों के लिए क्या योजना बनाई। मैंने सीधा सवाल यही पूछा था कि दूसरे पक्ष के लोग यानी विपक्ष के लोग अगर किसी से मिलना चाहते हैं तो बीजेपी क्यों उन्हें ताले में रखती है? ये सवाल शायद तमजीद अहमद साहब जब सुन रहे होंगे तो कान में रुई डाल दी होगी। दीजिए इजाजत, नमस्ते।